हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ये। ठीक है, इससे आगे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड जो है सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए जो है देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए आर्गेंट प्लेन की, है ना। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में पहले आर्गेंट प्लेन के बारे में दे देता हूं, फिर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो आर्गेंट प्लेन क्या होता है, जैसे देखिए कार्टेशियन प्लेन होता है तो उस पर हम लोग जो है नंबर्स को जो है प्लॉट करते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए आर्गेंट प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं आपको दे दूं तो इसमें देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए एक ऐसे जो है हमको प्लेन की जरूरत पड़ेगी जिसमें दो एक्सिस होते हों। ठीक है, तो एक मैं ले लेता हूं ऐसे, एक एक इसको मैंने आर्गेंट प्लेन बोल दिया। ये आर्गेंट प्लेन में मैंने दो लाइन खींच दी। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते थे। अब की बार इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, इसको हम लोग दे देंगे रियल एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे रियल एक्सिस, और इसको हम लोग नाम दे देंगे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस और हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, इमेजिनरी एक्सिस इसको नाम दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा प्लेन जिसपे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। और आर्गेंट प्लेन में जो है हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बात याद है कि इसको प्लॉट कैसे किया जाए, जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे किया जाए। जैसे मान लिया कि z इज इक्वल टू टू प्लस 3 आयोटा है या 2 प्लस आयोटा है। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2 है, तो रियल एक्सिस से हम लोग 2 यूनिट डिस्टेंस किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, और 1 यूनिट इसका रियल पार्ट कितना है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना 1 है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कितना यूनिट जाएंगे, 1 यूनिट जाएंगे। तो यहाँ से 2 यूनिट और यहाँ से 1 यूनिट अगर जाएंगे तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्गेंट प्लेन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई हमारे पास कोई भी सपोज ये हमारे पास एक आर्गेंट प्लेन में मैंने ये बना दिया रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई को कोऑर्डिनेट फॉर्म में कभी कभी ऐसे भी किताबों में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो x कामा y का मतलब ये हो गया कि x यूनिट हम लोग कहाँ पे गए, रियल एक्सिस पे, y यूनिट कहाँ पे गए, हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया x कामा y। अब इस पॉइंट x कामा y को अगर मैं इस ओरिजिन से ज्वाइन करवा दूं, इसको हम ज्वाइन करवा दें, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन यहाँ से रियल एक्सिस से ये जो एंगल बनाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, और शॉर्ट में लिखा जाता है ARGZ बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये वाला हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई को हमने सबसे पहले क्या किया, ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया, और ये वाली लाइन जो है ना, जो एंगल बनाएगा जो है ना इस रियल एक्सिस के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ जेड को शॉर्ट में लिखा जाता है ARGZ लिखा जाता है। अब देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है अगर आर्गुमेंट नापना हो तो उसके आर्गुमेंट यूनिक नहीं होते हैं, बहुत सारे उसके आर्गुमेंट हो सकते हैं। इसका रीजन ये है, मान लीजिए ये वाला एंगल हमको मेजर करना है, तो ये वाला एंगल तो हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, है ना, इस वाले एंगल को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है ये जो है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। तो यूनिकनेस बनाने के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है अगर आर्गुमेंट हमारा अगर माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, इफ थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, और जनरली हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम जो एंगल निकालते हैं वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही निकालते हैं। माइनस पाई से पाई के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हुआ, रियल एक्सिस पे हुआ, सॉरी
अगर मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे। थीटा हमारा अगर सेकंड क्वाड्रेंट, अगर एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो भी हम एंगल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहां से लेके ये वेरी करवाएंगे तो देखिए ये 0 से लेके कहां तक जाएगा, जो है पाई तक जाएगा। ठीक है, और अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है यहाँ पे, तो एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज ना मेजर करके, बल्कि हम लोग कैसे मेजर कर लेते हैं, क्लॉकवाइज मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर से देखिए अगर ये यहां से यहां तक जाए तो अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस पाई बोलेंगे। तो माइनस पाई से कितना हो गया, 0, और फिर 0 से कितना हो गया, पाई। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये माइनस पाई से कहां तक वेरी करेगा, देखिए इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें, माइनस पाई से पाई को ब्रेक कर दें तो इसके बीच में क्या आएगा, 0। तो माइनस पाई से 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, माइनस पाई से 0 तक वेरी करेगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग जो है ये 0 से पाई तक वेरी करेगा। ठीक है, तो अब देखिए बात क्या आती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर हम लोग आर्गुमेंट निकाले कैसे, है ना, आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग आर्गुमेंट निकालने जा रहे हैं। आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, इसको वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट आप कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है, सबसे पहले मैं लेता हूं z इज इक्वल टू 0। तो पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 है इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ z नॉट डिफाइंड। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस केस में मतलब आर्गुमेंट ऑफ जब z इज इक्वल टू 0 है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ 0, ठीक है, 0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, यहाँ चाहे तो लिख दीजिए आप 0, आर्गुमेंट ऑफ 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर आप आर्गेंट प्लेन में 0 को प्लॉट करेंगे तो ये ओरिजिन पे ही आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ से लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी, इसलिए कोई एंगल मेजरमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ 0 हमारा डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं z इज इक्वल टू सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूं 2 का मतलब प्योरली रियल, है ना, z इज प्योरली रियल। z यहाँ 2 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट बस आपको 0 कर देना है, रियल पार्ट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, -1/2। तो z इज प्योरली रियल, है ना, z इज प्योरली रियल एंड रियल पार्ट इज पॉजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, रियल पार्ट हमारा कहाँ है, पॉजिटिव है, प्योरली रियल है और रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो देखिए अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहें तो जैसे 2 को प्लॉट करना है तो 1 2 ये प्लॉट हो गया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिए। अब बताइए ये जो लाइन आई ये रियल एक्सिस साथ कितना एंगल बनाती है, 0 बनाता है। तो जब हमारा z इज प्योरली रियल है और रियल पार्ट कैसा पॉजिटिव है तो उस समय आर्गुमेंट हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। उस केस में अगर हम लोग बात करें आर्गुमेंट ऑफ z, है ना, आर्गुमेंट ऑफ जैसे z इज इक्वल टू कितना 2 है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 के जगह पे 3 कर दे तो भी 0 आएगा, 1/2 कर दे तो भी 0 आएगा, 5/2 कर दे तो भी 0 आएगा। ठीक, ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, z इज इक्वल टू ले लेते हैं -3। ठीक है, z इज इक्वल टू -3 का मतलब ये हो गया z इज प्योरली रियल एंड रियल पार्ट इज नेगेटिव, and real part is what, negative। z is purely real and real part is what, negative। तो इस केस में देखिए अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें, जैसे -3 को प्लॉट करना है तो -1 -2 -3 यहाँ पे आएगा, ओरिजिन से ज्वाइन करवा दी, ये वाली लाइन बनी। अब बताइए रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये पाई बनाता है। ठीक है, ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, पाई बनाता है। तो उस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल है और रियल पार्ट नेगेटिव है, तो उस समय हमारा जो है जो आर्गुमेंट आता है, आर्गुमेंट ऑफ z जो भी है, आर्गुमेंट ऑफ जैसे इस केस में -3 है तो कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये स्पेशल केसेस हम लोग पहले लिख रहे हैं, उसके बाद जो है जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। अब मान लिया हमने ले लिया z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, इसका मतलब हो गया इसमें रियल पार्ट कितना है, 0 है। ये नंबर कैसा, प्योरली इमेजिनरी है और इमेजिनरी पार्ट कैसा, पॉजिटिव है। इस बात को हम लिखना चाहते हैं कि z इज प्योरली इमेजिनरी, z is purely imaginary and imaginary part is positive। ठीक है,
इमेजिनरी पार्ट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें आर्गुमेंट की, तो जो हमारा आर्गुमेंट आता है, आर्गुमेंट ऑफ 1/2 आयोटा जैसे हम निकालने जा रहे हैं। अब देखो 1/2 आयोटा को अगर आप प्लॉट करें, z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा को प्लॉट करें, 1/2 आयोटा का लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 1/2 आयोटा, तो रियल पार्ट कितना हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 1/2। 0, 1/2 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो x रियल एक्सिस कितना जाना 0, इमेजिनरी कितना जाना 1/2। सपोज ये 1/2 हो गया, तो इसको हम लोग ओरिजिन से मिला देते, ये वाली लाइन बनी। अब ये वाली लाइन रियल एक्सिस साहब कितना एंगल बनाता है, π/2 बनाता है, ठीक है। उस केस में हमारा जो आर्गुमेंट आता है वो कितना आता है, π/2। तो जनरल कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, यहाँ पे 1/2 हो या 5 आयोटा हो या 3 आयोटा हो या 7 आयोटा हो, कुछ भी हो, उस केस में हमारा जो आर्गुमेंट आएगा वो कितना आएगा, π/2 आएगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। सपोज z इज इक्वल टू गिवन है आपके पास -3 आयोटा। अब -3 आयोटा कैसा है, प्योरली इमेजिनरी भी है, लेकिन अब की बार इमेजिनरी पार्ट कैसा, नेगेटिव है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कैसा था, पॉजिटिव था, अब की बार इमेजिनरी पार्ट कैसा, नेगेटिव है। इस बात को हम लोग लिखेंगे कि z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट इज एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। इमेजिनरी पार्ट कैसा हमारा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना चाहे, -3 आयोटा को प्लॉट करना चाहें, ठीक है, -3 आयोटा 0, -3 आयोटा का मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू -3 आयोटा को लिख सकते हैं 0, -3, ठीक है। तो 0, -3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, और -3, -1, -2, -3 नीचे की तरफ जाएंगे, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिए, ये वाली लाइन बन गई। ये वाली लाइन रियल एक्सिस साथ कौन सा एंगल बनाती है, ये वाला। इसको क्लॉकवाइज हम लोग मेजर करते हैं, हमने बताया था आपको, तो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये कितना बताएगा, -π/2 बताएगा, है ना, π/2 तो है ही, और क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। इस केस में हमारा जो आर्गुमेंट आ जाएगा, ये हमारा जो आर्गुमेंट आएगा, आर्गुमेंट ऑफ -3 आयोटा, वो कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो स्पेशल केसेस की बात हो गई। 0 ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है जिसका हमारा जो है आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है, बाकी ये प्योरली रियल है, रियल पार्ट इज पॉजिटिव, एंड हियर रियल प्योरली रियल एंड रियल पार्ट इज नेगेटिव, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो है स्पेशल केसेस की। अब हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस फॉर्म में ना देखे बल्कि जनरल फॉर्म में दिया हो तो कैसे डिस्कस करेंगे उसको, उसका हम लोग आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लेंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तीसरा मैं ले लेता हूं z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा, एंड फोर्थ इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं z इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, ठीक है। मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। इसके पीछे रीजन क्या था, देखिए अगर इसको कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो रियल पार्ट कितना है 1 है, इमेजिनरी पार्ट कितना 1 है, 1 1 कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ठीक। इसका रियल पार्ट कितना -1 है, ठीक है, इसका रियल पार्ट कितना -1, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना 1, ठीक है। -1, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसकी बात करें तो -1, -√3, -1, -√3 थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो √3, -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो मैंने 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, कि वर्किंग रूल क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने का। वर्किंग रूल क्या है, ठीक है, वर्किंग रूल, ठीक, वर्किंग रूल। फर्स्ट पॉइंट ये है, डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच जेड लाइज, है ना। वो क्वाड्रेंट का पता कर लो सबसे पहले जो है जिसमें जो जेड लाई करता है। तो सब जैसे हमने ये पता कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। दूसरी बात ये है कि आप निकालिए, है ना, सब सेकंड पॉइंट ये है, कैलकुलेट tan theta is equal to mod of y by x, calculate tan theta is equal to mod of y by x from here, है ना, calculate tan theta is equal to mod of y by x from here
from here find theta, from here find acute angle theta, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे यहाँ पे मान लिया बात कर लें कि 1 प्लस आयोटा दिया हुआ, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, y की वैल्यू कितनी होगी 1। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x, मॉड ऑफ y बाई x का मतलब मॉड ऑफ 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। अब आपको थीटा यहाँ से एक्यूट एंगल निकाल लेना कितना आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री का मतलब थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। अब इसको आप लोग आर्गुमेंट तुरंत नहीं बोलेंगे, हम ना अगला स्टेप में लिखता हूँ, डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच z लाइज, कैलकुलेट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x, फ्रॉम हियर फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। थर्ड पॉइंट, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in first quadrant, then आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in second quadrant, then argument of z is equal to पाई माइनस थीटा, ठीक। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जो थीटा आया रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में जो थीटा आया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मेजर करने का तरीका आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा ही होगा, लेकिन क्लॉक वाइज मेजर कर रहे हैं तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा, एंगल नेगेटिव हो जाता है, आपको मालूम है, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल मेजर करने का तरीका क्या होगा, माइनस थीटा। इसी बात को लिखेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। if z lies in third quadrant, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z हम लोग कितना लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। एंड इफ z lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा प्रोसीजर हो गया, वर्किंग रूल हो गया कि कैसे कैसे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखा। और ये फिगर आप बना लेंगे छोटा सा, जिससे आपको याद रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट में हम लोग पता कर लिए कि हमारा जो z जो है ये 1,1 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपको मालूम हो गया। तो बस आपको निकालना क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x, ठीक। तो मॉड ऑफ y बाई x की बात करें तो y यहाँ पे कितना है 1 है, और x कितना 1 है, मॉड से बाहर आएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट भी हो जाएगा ना। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, क्योंकि z हमारा कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जब लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है, माइनस थीटा होता है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं मॉड ऑफ y बाई x, ठीक। तो मॉड ऑफ y बाई x की बात करें, y कितना 1 है, x कितना -1 है, मॉड से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। फिर से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा, लेकिन अब की बार आप आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अब सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore argument of z is equal to पाई माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो अब की बार जो हमारा आर्गुमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, मॉड ऑफ y बाई x। y कितना है, -√3 है, और x कितना हमारा है, -1 है, बाहर आएगा तो √3 हो जाएगा। √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। आर्गुमेंट ऑफ z नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं होगा, लिखेंगे हम लोग सिंस z लाइज
सिंस जेड लाइज इन व्हाट विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। जेड हमारा कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा माइनस पाई। और थीटा कितना हमारा, पाई बाई 3 माइनस पाई, तो पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा, -2 पाई बाई 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं कि फोर्थ नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोर्थ नंबर का कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। आई होप ये समझ रहे होंगे कि ये फार्मूला आप समझ रहे होंगे कहाँ से आया है, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको चाहे बता भी दूं। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, मतलब तो इसको अगर कोऑर्डिनेट में लिखें तो x कामा वाई, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से इस पे यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये डिस्टेंस कितना है, x है। अगर ये x कामा वाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, तो ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, y है। ठीक है, तभी तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा वाई होगा। इस एंगल को आप लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहीं से आता है tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स अगर हम यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे y हमारा कितना है, -1 है, और x हमारा कितना √3 है। बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब हमारा जेड किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड हमारा कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना हो जाएगा, -थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आंसर की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, -π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी जो है लॉग की प्रॉपर्टी से मैच करता है, इसलिए आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ओरिजिनल प्रॉपर्टी देखिए यही है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n जैसे होता है, वैसे ही आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। बट ये फॉर्मूला लगाते वक्त जो है ना, कभी कभी जो है जो आपका आर्गुमेंट होता है ना, वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं हम लोग ना, जैसे हम थीटा की बात करते हैं, थीटा हमारा -π से π के बीच में लाई करना चाहिए, ये इसकी बात करते हैं, तो कभी कभी ये फॉर्मूला लगाते वक्त ना ये इस रेंज में लाई नहीं करता आर्गुमेंट जो है। इससे जो आप आर्गुमेंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो करेक्ट तो आएगा, बट वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकले, यहाँ पे 2 के पाई ऐड कर दिया जाता है। किताबों में आप देखेंगे तो 2 के पाई यहाँ पे प्लस ऐड कर दिया जाता है, जहां पे k की वैल्यू 3 वैल्यू हो सकती है। k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, k इज इक्वल टू -1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। k की 3 वैल्यू ली जाती है। ठीक है, 0 का मतलब ये हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, मतलब वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑलरेडी आ चुका है। अब 1 हम लोग कब ऐड करते हैं, जब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका यहां से हमारा रेंज होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का -π से π के बीच में। ठीक है, अगर आप आर्गुमेंट निकाल रहे हैं और आर्गुमेंट आपका सपोज π से ज्यादा हो गया, ठीक है, π से ज्यादा हो गया, सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं 3π, यहाँ आगे कहीं कर देते हैं, π से ज्यादा हो गया, मतलब 2π का गैप है, तो उसमें से 2π सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2π सब्ट्रैक्ट करने का मतलब k की वैल्यू कितनी ले लीजिए, -1। ठीक, तो k इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, तो यहाँ पे -2π लिख जाएगा। कब इस्तेमाल करेंगे, जब वो π से आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाए, जैसे 3π से आगे निकल जाएगा, 4π सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, बट उतनी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसका आर्गुमेंट -π से कम हो गया, तो उसमें आपको 2π ऐड करना है। जब 2π ऐड करना मतलब k की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। अगर हम बात करें आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा निकालना आपको, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा को मैं लिखता हूं आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहां पे ले लिया। ठीक, इसको z1 बोल देते हैं, इसको z2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। ठीक, अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ -1 कहाँ लाई करता है आपको मालूम ही है। -1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे
तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई प्योरली रियल पार्ट निगेटिव, आर्गुमेंट कितना होता है पाई। और आयोटा, आयोटा तो आपका प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, आयोटा यहाँ पर लाई करेगा, इसका आर्गुमेंट कितना होता है पाई/2। तो अगर इसको आपने कैलकुलेट किया तो इसका आर्गुमेंट कितना आ गया, 3π/2 हो गया। 3π/2 कभी भी अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें वो तो -π से π के बीच में लाई करना चाहिए, 3π/2 तो π से ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसमें से हमको 2π सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए फार्मूले में हम लिखते रहेंगे यहाँ पे, इसीलिए फार्मूले में लिखा जाता है 2kπ + 2kπ + 2kπ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग +2kπ मतलब k की वैल्यू आपकी बाहर कितना ले लेना है, -1 ले लेना है, तो -2π कर देंगे, है ना, टेकिंग k = -1। कैसे डिसाइड करेंगे क्या लेना है, k = 0 कब लेना है, जब ये प्रिंसिपल रेंज में रहे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकलता रहे, तब तो k = तब तो आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाई से ज्यादा बताने लगे तो 2π सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब k की वैल्यू कितनी ले लीजिए, -1, और -2π से पीछे आना शुरू कर जाए तो उसमें आपको 2π ऐड कर देना है, मतलब k की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। फिलहाल k की वैल्यू में मैंने -1 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, ठीक, -π/2 होता ही है। माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है, -π/2, माइनस आयोटा यहाँ कहीं पे लाई करेगा, और इसका आर्गुमेंट माइनस आयोटा तो आप समझ रहे हैं ना, माइनस आयोटा को आप क्या लिखेंगे, 0, -1, 0, -1 यहाँ पे लाई करेगा, और इसका आर्गुमेंट कितना हो जाता है, -π/2 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जब भी हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे तो आपको 2kπ ऐड कर लेना है। 2kπ ऐड करने का मतलब इतना ही है कि जब भी इस रेंज से बाहर जाएगा तो उसको उस रेंज में ले आना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको आंसर में बताना है, ठीक। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसमें ये जो प्रॉपर्टी हमारी ना, एक अगर 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो भी वर्क करेगा, है ना, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 × z2 × z3 ... zn, 2 से ज्यादा भी आर्गुमेंट रहे तो भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3, है ना, और प्लस ... प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, zn हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप चाहे तो 2kπ ऐड कर दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एक और बात लिखी जा सकती है कि थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z × z .. z, यहाँ पे z1 z2 z3 zn सभी को हमने z लिख दिए हैं, तो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। फार्मूले के हिसाब से अगर लिखें तो क्या बनना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस ... प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक, कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, है ना, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n = क्या बन गया, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब ये जो पावर होगा ना, इसको हम लोग कहां निकाल लेना है, आगे उतार लेना है इसको, ठीक। आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n = n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, log m की पावर n = क्या होता है, n log m होता है, उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n = n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, ठीक। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 / z2 की बात करें, जैसे log n/n क्या होता है, log n - log n, इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ z1/z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा, ठीक, और प्लस कितना ऐड कर देंगे, 2kπ इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इसका इस्तेमाल जैसे कहां पे करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा लिख लें, उसकी बात कर लेते हैं। 5th नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z बार, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z बार होता है माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर z की अगर हम लोग बात करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा देखिए z है, z = x प्लस आयोटा, वही सपोज z यहाँ पे है तो z बार ठीक इसके सीध में, और जितना ऊपर ही है उतना ही नीचे लाई करेगा, यहाँ पे एक तरीके से मिरर इमेज मिलेगा, किसका, रियल एक्सिस से मिरर इमेज मिलेगा, तो ये z बार आपका हो जाएगा। तो अगर आपका आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, थीटा है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, लेकिन अब की बात चूंकि 4th क्वाड्रेंट में है तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, इसलिए माइनस थीटा लिखा जाता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z अगर आपका थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ z बार कितना होगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z मतलब माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। इसके आर्गुमेंट का नेगेटिव होता है, अगर ये इसका आर्गुमेंट कितना है, थीटा है, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आर्गुमेंट ऑफ z बार = माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक। एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1/z, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ 1/z, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, z इनवर्स लिखेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z।
अब चाहे तो सभी में आप 2k पाई ऐड कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2k पाई आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टी छोटी मोटी होती है जो इसी से डिराइव की जाती है। नेक्स्ट क्लासेस में उन सारी प्रॉपर्टीज को और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।